तो लॉ का जो आपका पहला चैप्टर शुरू होता है एक्ट के अकॉर्डिंग, वो सबसे पहले आपका है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अगर देखो तो ये एक्ट जो है ना ये बहुत पुराना है, इट इज़ ऑफ 1872, वे बैक। लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। रीज़न ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना ये आपका बहुत ही लॉजिकल एक्ट है, इट्स वेरी लॉजिकल। इसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें नहीं है, फैक्ट्स नहीं है, इसमें लॉजिक है मेजरली। एंड लॉ यूजुअली दो ही चीजें होती हैं लॉ के अंदर में, या तो लॉजिक होता है या फैक्ट्स होता है। दिस एक्ट इज मेजरली लॉजिक। अब यहां पे मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या तुमने कभी कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, तो शायद तुम बोलोगे कि नहीं मैम, हम कॉन्ट्रैक्ट कहाँ करेंगे, हम तो अभी स्टूडेंट्स हैं, वी हैव नेवर मेड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑल टुगेदर। लेकिन अगर मैं तुमको 2 मिनट का समय दूं ना और पूछूं तुमसे कि भाई क्या तुमने ऑनलाइन शॉपिंग की है, क्या तुमने फोन का रिचार्ज कराया है, हैव यू एवर गॉटन योर व्हीकल पेट्रोल, ये सब में तुम बोलोगे हाँ मैम ये सब तो किया है। अब ये सारी चीजें जो मैंने बोली ना, ये सब एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब तुमने जाने अनजाने में बहुत सारा ऐसा ट्रांजैक्शन किया है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन के अंदर आता है। अब समझना, एक एग्जांपल से समझना कि एक्चुअली हम लोग कह क्या रहे हैं। लेट्स सपोज दो पार्टी है ए और बी। ए ने बोला बी को कि भाई मैं तुम्हारी गाड़ी खरीदना चाहता हूं, 5 लाख रुपए में तुम बेचोगे। बी बोला ओके, मैं तुमको अपनी गाड़ी 5 लाख रुपए में बेचने के लिए रेडी हूं। अब यहां पे देखो इस पूरे ट्रांजैक्शन में क्या होगा, ए बी को 5 लाख रुपए देने का प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं तुमको 5 लाख रुपए दूंगा, और बी ए को कह रहा है कि ठीक है, उस प्रॉमिस के बदले में मैं तुमको ये गाड़ी देने के लिए रेडी हूं। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन जहां पर ए ने 5 लाख रुपए दे दिए लेकिन बी गाड़ी देने से मना कर रहा है। और हम लोग सारी ना लीगल बातें करेंगे, हम लोग प्रैक्टिकल बातों पे नहीं जाएंगे। लीगली ए के पास राइट है कि ये बी को सूट फाइल कर सके, बी के ऊपर केस कर सके और अपने या तो 5 लाख रुपए रिकवर कर ले या वो गाड़ी रिकवर कर ले। कंप्लीटली लीगल कर सकता है, पैसे उसके हैं, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था उस पैसे के बदले में कि गाड़ी लेगा, तो इसके पास लॉजिकली राइट है कि वो इससे इस पैसे के बदले गाड़ी ले। ये जो पूरी कहानी हमने कही ना अभी ए और बी की, ये पूरी कहानी इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये पूरी जो कहानी हुई ए और बी के बीच में, इसी कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब स्टेप्स देखना कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में क्या क्या चीजें हुई। पहली चीज हुई, ए ने बी को एक ऑफर दिया, करेक्ट, क्या तुम मुझे ये 5 लाख की गाड़ी बेचोगे। बी ने इस ऑफर के ऊपर अपना एक्सेप्टेंस दिया, हाँ मैं तुम्हें 5 लाख में अपनी गाड़ी देने के लिए रेडी हूं। जैसे ही बी ने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, ए और बी दोनों के ऊपर एक ऑब्लिगेशन बन गया। क्या ऑब्लिगेशन बना, ए के ऊपर ऑब्लिगेशन बना कि वो 5 लाख रुपए देगा और बी उसके बदले में उसको गाड़ी बेचेगा। सिंपल, ये ऑब्लिगेशन बन गया दोनों के ऊपर। अब थोड़ा सो और आगे देखो, इस ऑब्लिगेशन के रिटर्न में ए को क्या मिल रहा, ए को इस 5 लाख के बदले में मिल रही है गाड़ी और बी को अपने इस ऑब्लिगेशन के बदले में मिल रहा है 5 लाख रुपए। ये जो पूरा रिलेशन बना ए और बी के बीच में, जहां ए के ऑब्लिगेशन के बदले उसे कुछ रिटर्न में मिल रहा है और बी के ऑब्लिगेशन के बदले भी उसे कुछ रिटर्न में मिल रहा है, इस रिलेशन को हम नाम देते हैं अग्रीमेंट। और क्योंकि गाड़ी बेचना और उसके बदले पैसे लेना किसी तरीके से अनलॉफुल नहीं है,
तो अगर ए ने पैसे दे दिए और बी उस गाड़ी को नहीं बेचता है तो ए के पास राइट है उसे लीगली एनफोर्स कराने का, और इस तरीके का अग्रीमेंट जिसको हम लीगली एनफोर्स करा सकते हैं इसे ही नाम दिया गया कॉन्ट्रैक्ट। वेरी सिंपल। स्टेप्स देखना फिर से, आई विल जस्ट रिपीट द स्टेप्स। सबसे पहले हुआ ए ने बी को एक ऑफर दिया, उस ऑफर में बी ने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, दोनों के ऊपर एक एक ऑब्लिगेशन बनी, उस ऑब्लिगेशन को हमने नाम दिया प्रॉमिस। ये प्रॉमिस सामने वाले के लिए कंसिडरेशन, मतलब कुछ रिटर्न में मिलना, कंसिडरेशन का काम कर रहा है। ए का प्रॉमिस 5 लाख रुपया, उसके बदले उसे कार मिल रही है। बी का प्रॉमिस गाड़ी और उसके बदले उसे 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। ए का प्रॉमिस बी को रिटर्न में कंसिडरेशन के तौर पे मिल रहा है और बी का प्रॉमिस ए को उस रिटर्न में कंसिडरेशन के टाइप पे मिल रहा है। ये रिलेशन कहलाता है अग्रीमेंट, और यही अग्रीमेंट जब होता है एनफोर्सेबल बाय लॉ तो इसे ही हम नाम देते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब ऐसे अग्रीमेंट्स भी होते होंगे जो कि लॉ के अंदर एनफोर्स नहीं हो सकते, बिल्कुल होते होंगे। एग्जाम्पल, सोशल एग्रीमेंट। मुझे मेरे दोस्त ने बोला कि भाई तुम गिफ्ट लेकर के आओगे तो ही मैं तुमको बर्थडे पार्टी दूं, मैंने गिफ्ट नहीं दिया, क्या वो मुझे जेल भेज देगा? नहीं भेज सकता। व्हाई? बिकॉज इट इज अ सोशल एग्रीमेंट। एक सोशल एग्रीमेंट था, लीगल रिलेशन या लीगल एनफोर्सेबिलिटी इसके अंदर में नहीं थी। इस पूरे रिलेशन को जहां पे लीगली एनफोर्स किया जाता है उसे हम नाम दे देते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको ये तो समझ आ गया कि हमें एक प्रपोजल देना होगा, उस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस होता है तो बन जाता है प्रॉमिस, और प्रॉमिस जब कंसिडरेशन का काम करता है तो बनता है अग्रीमेंट, और यही अग्रीमेंट जब लीगली एनफोर्सेबल होता है तो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं हम लोग पहले स्टेप पे। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ऑफर देना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इसी ऑफर की कि आखिर ये ऑफर होता क्या है। चलो, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए को पढ़ोगे तो तुम्हें मिलेगा डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल। डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल में कुछ 3-4 चीजें होती हैं, पहले उसे देखते हैं फिर हम लोग उसका डाइसेक्शन करेंगे। कहता है व्हेन वन पर्सन, एक ने, सिग्निफाई किया, बताया, जताया, टू अनदर, दूसरे को, willingness to do or abstain from doing anything, कुछ करने या करने से रुकने की इच्छा, with a view to obtaining the assent of that other, ताकि उसे सामने वाले का assent, अप्रूवल मिल जाए to such act or abstinence, उस काम को करने या करने से रुकने का assent उसे मिल जाए, उसे कहते हैं कि उसने प्रपोजल दिया। अब इस डेफिनेशन को जरा सा ब्रेक करके हम देखते हैं कि क्या क्या बातें इसने बोली। हमने कहा कि सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि जब एक पर्सन ने सिग्निफाई किया दूसरे को अपनी विलिंगनेस कुछ करने या करने से रुकने की,
विथ एन इंटेंशन टू ऑब्टेन, ताकि उसे सामने वाले का एसेंट मिल जाए, तो हम कहते हैं कि उसने प्रपोजल दिया। सो इट मीन्स कि यहाँ पे एक ऐसा आदमी है जो प्रपोजल दे रहा है, इसे हम नाम देते हैं ऑफरर, जो ऑफर दे रहा है। जिसे ऑफर दिया जा रहा है उसे नाम दिया गया ऑफरी। कह क्या रहा है एक्ट? वन पर्सन सिग्निफाइज। सिग्निफाइज का मतलब क्या भाई? मैंने बताया या जताया, मैंने कम्युनिकेट किया। तो एक ने, ऑफरर ने कम्युनिकेट किया ऑफरी से क्या? अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा जाहिर की। मतलब इट मस्ट नॉट बी अ ड्यूटी। ये पहले से मेरा ड्यूटी नहीं होना चाहिए, ये मेरी इच्छा है कि मैं ये काम करना चाहता हूं। अगर ये मेरी ड्यूटी है तो ये प्रपोजल नहीं हो सकता। इट इज आइदर विलिंगनेस और ड्यूटी। अगर विलिंगनेस है तो वो प्रपोजल होगा, अगर वो विलिंगनेस नहीं है तो वो ड्यूटी होगी, और ड्यूटी इज नॉट प्रपोजल। कुछ करने की या करने से रुक जाने की, मतलब मेरा जो ऑफर होगा इट कैन आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जाम्पल से, क्या आप मेरी गाड़ी खरीदेंगे 5 लाख रुपए में? इट्स अ पॉजिटिव ऑफर, कुछ करने के लिए। भाई मैंने तुमको धक्का मार दिया, चोट लग गई, मेरे ऊपर एफआईआर मत करना। नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव ऑफर। लास्ट बोलता है कि इतना सब जो मैंने किया, मैंने जो अपनी इच्छा जाहिर की, इन सब का अल्टीमेट रिजल्ट मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि सामने वाला मुझे एसेंट प्रोवाइड करे, ताकि हम एक लीगल रिलेशन में एंटर कर जाएं। अल्टीमेट यही है कि मुझे लीगल रिलेशन में तुम्हारे साथ एंटर करना है, मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तुम्हारे साथ। दैट इज द अल्टीमेट इंटेंशन प्रपोजल देने का। तो ये है डेफिनेशन। अब एक बार इसको जरा रिपीट करना, याद हो जाएगा डेफिनेशन। एक ने दूसरे से अपनी इच्छा जाहिर की, कुछ करने या करने से रुकने की, ताकि उसे उसका अप्रूवल, एसेंट मिल जाए। दिस इज प्रपोजल। अब अगर तुम्हें ये डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा याद है तो तुम्हें यहां पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद हो जाएंगे। चलिए अगली बात करता है काइंड्स ऑफ ऑफर। कितने तरीके के ऑफर हो सकते हैं? तो अगर ये देखो तो नाम से तुम्हें कुछ कुछ क्लियर हो जाएगा। प्रपोजल बन कैसे रहा है उसके बेसिस पे, और बना कौन रहा है, किसके लिए बन रहा है, उसके बेसिस पे। तो ऑफर कैन आइदर बी एक्सप्रेस्ड ऑफर, जैसे जब ए ने बी से बोला कि तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे क्या 5 लाख रुपए में, दैट इज एन एक्सप्रेस्ड ऑफर। यहाँ पे चीजों को एक्सप्रेस करके बताया गया। इम्प्लाइड ऑफर, जैसे कूली, भाई कूली मेरा सामान लेकर के अगर चलने लगा, दैट इज एन इम्प्लाइड ऑफर। अगर मैंने उसके साथ चलना शुरू कर दिया, दैट इज एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। मतलब ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने थोड़ी बोला था तुम्हें साथ में चलने, या मैंने थोड़ी बोला था सामान लेके चलने के लिए। सो उसका सामान उठाना वॉज एन इम्प्लाइड ऑफर, और मेरा उसके साथ चलना वॉज एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। देयर वॉज नो वर्ड स्पोकन और रिटन, लेकिन फिर भी वाया एक्शंस ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों चीजें हो गई। फिर कैटेगराइजेशन आता है जनरल ऑफर एंड स्पेसिफिक ऑफर। नाम से आपको क्लियर होगा, जनरल ऑफर जो जनरली किसी के लिए बना, देयर इज नो स्पेसिफिक पर्सन जिसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट या ये ऑफर दिया गया। जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, ए ने बी को ऑफर दिया, यहां स्पेसिफाई कर दिया मैंने। लेकिन अगर मैंने ये बोला कि क्लास में जिसको भी हाईएस्ट मार्क्स आएगा उसको मैं 5 स्टार दूं, दैट इज अ जनरल ऑफर। यहां पे मैंने ये डिफाइन नहीं किया कि ये ऑफर किसके लिए दिया गया है, बट मैंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाल दिया, और जो भी इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करता है बिकम्स एन ऑफरी। अब इसके ऊपर ना एक केस लॉ है, एक कहानी है, जरा ध्यान से सुनना। कहानी का नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। पहले कहानी सुनना, उसके बाद देखना हाउ इट बिकम्स अ जनरल ऑफर।
कहानी का नाम क्या है? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ठीक है, कार्लिल मैडम का नाम है जिसने केस किया, और कार्बोलिक स्मोक बॉल उस कंपनी का नाम है जिसके ऊपर केस किया गया। अब हुआ क्या इस कहानी में समझना, ये जो कंपनी है इसने ये दावा किया, एडवर्टाइजमेंट किया कि जो भी हमारे मैन्युफैक्चर किए हुए स्मोक बॉल्स को प्रेस्क्राइब्ड मैनर में खाएगा या यूज करेगा, खाने की चीज नहीं है, प्रेस्क्राइब्ड मैनर में यूज करेगा, उसे इन्फ्लुएंजा बीमारी नहीं होगी। तो इन्होंने कहा कि जो भी मेरी इस दवा को प्रिस्क्राइब मैनर में यूज करेगा उसे इन्फ्लुएंजा बीमारी नहीं होगी। यहां तक अगर इन्होंने सिर्फ बात कह दी होती तो बात खत्म हो जाती। इन्होंने आगे कह दिया कि अगर मेरी दवा को आप यूज करते हैं और फिर भी आपको इन्फ्लुएंजा हो गया तो मैं आपको कॉम्पनसेशन दूंगा ऑफ 100 पाउंड्स। तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि नहीं ही होगा, इतना कॉन्फिडेंस डेटॉल को भी नहीं है। वो भी बोलता है 99.99%, वो भी एक 0.01% छोड़ देता है। तो यहाँ पे ये भी बोल रहा था कि भाई इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, यहाँ तक बोलता तो सब कुछ ठीक था। इसने एडिशनल बात बोल दी, अगर होगा तो मैं कॉम्पनसेशन दूंगा। ये मैडम को, कार्लिल को बीमारी हो गई, इवन आफ्टर यूजिंग दी स्मोक बॉल्स इन प्रिस्क्राइब मैनर, उनको बीमारी हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है, मैडम क्या करेंगी? मैडम जाएंगी और इनको बोलेंगी, डिमांड करेंगी कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। आपने बोला था कि मुझे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, लेकिन मुझे इन्फ्लुएंजा हुआ तो मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए, गिव मी दैट कॉम्पनसेशन। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने क्या किया? डिनाई कर दिया। क्या बोल करके डिनाई किया? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने आपका नाम थोड़ी लिखा था उस ऑफर में, आपका नाम तो कहीं लिखा नहीं था। एक तो बेचारी बीमार होकर के उठी हैं, उसके बाद 100 पाउंड्स खोजने गई, वो भी नहीं मिला, तो मैडम को गुस्सा आया, मैडम ने कर दिया इनके ऊपर केस, सूट फाइल कर दिया। तो जब जज ने ये पूरी कहानी सुनी तो जज ने कार्बोलिक स्मोक बॉल से पूछा कि क्या आपने ये बात कही थी कि इन्फ्लुएंजा नहीं होगा? इसने बोला हाँ मैंने बोला था। क्या आपने ये भी बोला था कि अगर हो गया तो मैं कॉम्पनसेशन दूंगा? हाँ ये भी बोला था। तो जब ये बोला था तो क्या मैडम ने दवा यूज किया? हाँ यूज किया था। क्या मैडम को इन्फ्लुएंजा हुआ? हाँ हो गया। तो जब मैडम ने आपके दिए हुए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा किया है तो मैडम इज अ डेजिग्नेटेड ऑफरी। आपके ऑफर के लिए शी हैज एक्सेप्टेड द ऑफर कि ठीक है मुझे बीमारी हुई, मुझे 100 पाउंड चाहिए, आई विल कम टू योर ऑफिस, गिव मी दोज 100 पाउंड्स। तो यहां पे जज ने एक टर्म कहा कि आपने जो ऑफर दिया था इज अ जनरल ऑफर, जहां पे ऑफर देते समय ऑफरर का तो पता होता है कि वो कौन है, लेकिन ऑफरी अननोन होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मालूम होती है। जो भी उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करेगा बिकम्स माय ऑफरी। तो यही आया डेफिनेशन आपका ऑफ द वर्ड जनरल ऑफर, जहां पे ऑफर देते समय ऑफरर कौन है ये पता होता है, लेकिन ऑफरी का पता नहीं होता है। इसी का ऑपोजिट होता है हमारा स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर के अंदर जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक ऑफर की, तो भाई स्पेसिफिक ऑफर के अंदर आपका ऑफरर कौन होगा ये भी पता होता है, और ऑफरी कौन होगा ये भी पता होता है। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक ऑफर। अब आते हैं दूसरे तरीके के ऑफर्स के ऊपर। दो नाम है, एक है क्रॉस ऑफर, एक है काउंटर ऑफर। क्रॉस ऑफर का मतलब ये हुआ कि दो पार्टीज
पार्टी ए और पार्टी बी दोनों ने एक दूसरे को एक ही टाइम पे सेम ऑफर दिया जिसके बारे में दोनों अनअवेयर थे। एग्जाम्पल, ए ने इसको ऑफर दिया कि हम आपकी गाड़ी खरीदना चाहते हैं 5 लाख रुपए में, आप बेचिएगा क्या। सिमिलरली साइमल्टेनियसली बी ने बोला कि हम अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं ₹5 लाख में, आप खरीदिएगा क्या। तो अगर देखो तो द कंटेंट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर इज द सेम। एक टाइम पे ए ऑफरर है जहां पे वो ऑफर कर रहा है कि हम आपकी गाड़ी खरीदना चाहते हैं 5 लाख रुपए में। एक टाइम पे बी ऑफरर है जहां वो कह रहा है कि हम आपको गाड़ी बेचना चाहते हैं 5 लाख रुपए में। वहीं काउंटर ऑफर क्या होता है, ए ने ऑफर दिया बी को कि भाई मेरी गाड़ी है, हम आपकी गाड़ी है, हम खरीदना चाहते हैं 5 लाख रुपए में, आप बेचिएगा। इस ऑफर के जवाब में बी ने दूसरी बात बोल दी कि हम अपनी गाड़ी आपको 6 लाख रुपए में बेचेंगे, आप खरीदिएगा क्या। तो ऑफर के बदले जब ऑफर मिलता है तो इसे हम कहते हैं काउंटर ऑफर, और सेम ऑफर दोनों पार्टीज एक दूसरे को जब देते हैं एट द सेम टाइम तो उसे हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। इसके अलावा एक तरीके का ऑफर और है जिसका नाम है स्टैंडिंग ऑफर। नाउ स्टैंडिंग ऑफर या कंटिन्यूइंग ऑफर होता है जो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन हो। जैसे फॉर एग्जांपल द सेल इज ओपन टिल 30th जून 2025, तो ये स्टैंडिंग ऑफर है अप टू 30th जून 2025। इस तरीके के ऑफर को हम नाम देते हैं स्टैंडिंग ऑफर। चलो अब आते हैं कुछ कुछ बातें जो कि जरूरी हैं एक वैलिड ऑफर के लिए। अच्छा, वैलिड ऑफर के एसेंशियल्स के लिए पहले तो डेफिनेशन ध्यान में रखना। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए के अंदर कुछ कुछ बातें दी गई हैं। पहला, 2 पार्टीज होंगी, एक का नाम है ऑफरर, एक का नाम है ऑफरी। दूसरा, सिग्निफाई होना चाहिए, माने कम्युनिकेट होना चाहिए, बिना कम्युनिकेशन के वैलिड ऑफर नहीं हो सकता। तीसरा, विलिंगनेस होगा, इट मस्ट नॉट बी अ ड्यूटी, ये मेरी पहली से ऑब्लिगेशन या ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। चौथा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। नेक्स्ट कहता है कि ये ऑफर देने का इंटेंशन होना चाहिए टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी, मतलब टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। तो अगर आपको डेफिनेशन याद है तो आपको ये एसेंशियल एलिमेंट्स भी याद रहेंगे। अब देखो क्या क्या कह रहा है एसेंशियल एलिमेंट्स में। पहला ही कह रहा है कि इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन, नथिंग न्यू। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए में ऑलरेडी ये बात दी गई है कि हमारा ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। सोशल रिलेशन के लिए जो ऑफर आता है दैट इज नॉट एन ऑफर अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऑफर होगा लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर में उसको हम ऑफर नहीं मानते। फिर कहता है इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। भाई क्लैरिटी होनी चाहिए। अब मेरे पास लेट्स सपोज 2 गाड़ियां हैं, एक रेड और एक ब्लू। मैंने सामने वाले को बोला कि हम अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं 5 लाख रुपए में, खरीदोगे क्या। मेरे दिमाग में चल रही है कि हम रेड गाड़ी बेचना चाहते हैं, सामने वाला जो है वो सोच रहा है कि मैडम ब्लू गाड़ी बेचेंगी। तो दोनों की बातचीत में सर्टेनिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, देयर इज अ कंफ्यूजन। तो ये ऑफर वैलिड ऑफर नहीं हो सकता। फिर आता है इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। हाँ भाई, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए कह रहा था कि इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड। कहाँ कह रहा था तो मेंशन किया गया है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर। द वर्ड सिग्निफाइज का मतलब यही हुआ कि इट हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू द अदर पार्टी। ऑफरी को पता होना चाहिए, ऑफरी को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इसकी। इट मस्ट बी मेड विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट। डेफिनेशन का ही पार्ट है, नया कुछ नहीं है। आगे आते हैं। इट मे बी कंडीशनल, बिल्कुल हो सकता है। अगर मैंने ये बोला कि जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्वालिफाई कर जाएगा मैं उसे पार्टनरशिप ऑफर करूं,
तो मेरा पार्टनरशिप ऑफर करना, द प्रपोजल इज बेस्ड ऑन अ कंडीशन कि जो सीए फाइनल क्वालिफाई कर जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, दैट इज अ कंडीशन। क्या उसमें हम डाल सकते हैं कंडीशन ऑफर में? बिल्कुल डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बोलता है ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। अभी समझना एक बात, अगर मैंने ये बोल दिया कि आपने कल तक नहीं बताया तो मैं हाँ मान लूंगा, नहीं मान सकते। हो सकता है कल तक उसने ऑफर देखा ही नहीं है, तो बिना उसकी जानकारी में दिए हुए मैं उसको ऑब्लाइज कैसे कर सकती हूँ? नहीं कर सकते ना, बिना किसी को जानकारी दिए हुए आई कैन नॉट ऑब्लाइज एनीवन। इसलिए कहा गया कि अगर कोई पॉइंटर है जिसका नॉन कंप्लायंस हुआ है, आप उस नॉन कंप्लायंस की वजह से रिजेक्शन कह सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से एक्सेप्टेंस नहीं कह सकते। फिर बात हुई कि भाई ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल, ये ऑलरेडी हमने देख लिया, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए हो सकता है या जनरली हो सकता है। इट मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड, अगेन या तो हम बोल करके लिख करके एक्सप्रेस करें या हमारे एक्शन से वो चीज इम्प्लाई हो जाए। फिर आता है, कहता है ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, इन्विटेशन टू ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोस्पेक्टस, एडवर्टाइजमेंट। 3-4 शब्द लिखे हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बोल रहा है मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, हम अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं, दैट इज ओनली कम्युनिकेशन ऑफ इंटेंशन। ये बस मैंने इंटेंशन जताया, दिस इज नॉट ऑफर। मैंने सिर्फ ये बताया है आपको कि हम गाड़ी बेचना चाहते हैं। क्या मैंने आपको ऑफर दिया? नहीं, मैंने ऑफर नहीं दिया है। दूसरा कहता है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मुझे अपनी गाड़ी 5 लाख रुपए में बेचनी है, दिस इज अगेन ओनली इंफॉर्मेशन शेयरिंग। क्या ये प्रपोजल है? नहीं, प्रपोजल नहीं है, ये सिर्फ एक जानकारी है जो मैंने कम्युनिकेट की है। एडवर्टाइजमेंट जो हम लोग देखते हैं नॉर्मली, दैट इज अगेन जो एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर टीवीज में आता है, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बेसिकली। प्रोस्पेक्टस, अभी देखो कॉलेज का प्रोस्पेक्टस है या कंपनी जब आईपीओ इशू करती है, लॉन्च करती है, तो उसका प्रोस्पेक्टस है। उस प्रोस्पेक्टस में ये इंफॉर्मेशन होता है कि मैंने पास्ट में क्या किया, अगर आप मेरे साथ एसोसिएटेड होते हैं तो भी हम क्या क्या करेंगे। अब आप बताइए कि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं कि नहीं जुड़ना चाहते हैं। कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म इज इन द प्रोस्पेक्टस और बेस्ड ऑन द प्रोस्पेक्टस। कंपनी जब आईपीओ लॉन्च करती है तो प्रोस्पेक्टस के साथ में एप्लीकेशन फॉर्म इशू करती है। इन बोथ दीज केसेस कंपनी या कॉलेज मुझे पहले अपना सारा इंफॉर्मेशन दे देती है वेयर प्रोस्पेक्टस, और उसके बाद मुझसे कहती है कि आप बताइए क्या आप मेरी कंपनी में पैसा डालना चाहते हैं वाया माई शेयर एप्लीकेशन फॉर्म या कॉलेज एडमिशन फॉर्म। अगर मुझे ठीक लगा तो मैं आपको सीट अलॉट करूंगा इन द कॉलेज और शेयर्स अलॉट करूंगा इन द कंपनी। तो ये जो प्रोस्पेक्टस है, दिस प्रोस्पेक्टस इज ओनली एन इंफॉर्मेशन एंड एन इन्विटेशन टू ऑफर। अब अगर सिर्फ इन वर्ड्स पे फोकस करो तो मीनिंग समझ आ जाएगा। इन्विटेशन टू ऑफर, ऑफर देने के लिए इनवाइट करना। सो आई एम इनवाइटिंग समबडी टू गिव मी एन ऑफर। एग्जाम्पल, अगर टू लेट का बोर्ड लगा हुआ है किसी बिल्डिंग पे, इसका मतलब क्या होता है? दैट दिस प्रॉपर्टी इज टू बी लेट आउट, मुझे ये प्रॉपर्टी लेट आउट करना है। ठीक, अगर मान लो मुझे वो प्रॉपर्टी अच्छी लग गई, मैंने लैंडलॉर्ड को बोला कि हाँ भाई मुझे ये प्रॉपर्टी अच्छी लग गई, 10,000 रुपए में मैं इसको लेने के लिए रेडी हूं। लैंडलॉर्ड ये प्रॉपर्टी 25,000 में दे रहा है। अगर ये टू लेट का बोर्ड ऑफर होता तो मुझे 10,000 पे देना पड़ता उसे, क्योंकि उसने क्या बोला कि हम अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे देना चाहते हैं, आप लीजिएगा क्या? हाँ, 10,000 में हम लेंगे। ऑफर एक्सेप्टेंस। बट उसने क्या बोला? नहीं भाई, हम 25,000 से नीचे में नहीं देंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये जो टू लेट का बोर्ड उसने लगाया ना, इज नॉट एन ऑफर,
ये क्या है? ये सिर्फ इनवाइट कर रहा है जो प्रोस्पेक्टिव टेनेंट्स हैं उनको कि आप बताइए आप कितने में लेना पसंद करेंगे, मुझे अगर ठीक लगा आपका ऑफर तो आई विल गिव यू दिस प्रेमाइस, अदरवाइज आई विल नॉट। तो इन्विटेशन टू ऑफर सिर्फ और सिर्फ ऑफर देने के लिए आपको इनवाइट करता है। एग्जाम्पल, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आता है न्यूज़पेपर में, कई बार आप देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसमें लिखता है कि इनवाइटिंग टेंडर्स फॉर दिस फलाना फलाना प्रोजेक्ट। उसमें वो क्या कहना चाह रहा है कि भाई आप मुझे ऑफर प्रपोजल्स भेजिए, मुझे अगर आपका प्रपोजल अच्छा लगा तो आई विल गिव यू दी अग्रीमेंट एक्सेप्टेंस और हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाएंगे। तो उसने क्या किया? एक्सेप्टेंस का पावर अपने पास रखा। तो आप कैसे इस चीज को बाइफरकेट करते हैं, वेदर समथिंग इज एन इन्विटेशन टू ऑफर एन ऑफर? बहुत सिंपल है, पावर किसके हाथ में है? अगर पावर मैंने अपने हाथ में रिटेन करके रखा है देन इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। लाइक इन केस ऑफ टू लेट बोर्ड, पावर टेनेंट ने लैंडलॉर्ड ने अपने हाथ में रखा कि मुझे ठीक लगेगा तो मैं दूं, नहीं ठीक लगा तो नहीं दूं। लेकिन ऑफर के केस में वो पावर मैंने सामने वाले के हाथ में दे दी कि भाई हम आपकी गाड़ी 5 लाख रुपए में खरीदना चाहते हैं, आप बेचिएगा क्या? वो हाँ बोलेगा तो मुझे 5 लाख रुपए उसको देने पड़ेंगे और गाड़ी लेनी होगी। तो जब मैंने पावर अपने हाथ में रिटेन कर लिया, इट इज इन्विटेशन टू ऑफर। जब मैंने पावर सामने वाले को ट्रांसफर कर दिया देन इट इज ऑफर। एकदम क्लियर। अब आते हैं आगे। स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट ऑफर, ये हम लोग थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे। अभी कुछ डिफरेंसेस होते हैं ऑफर एंड इनविटेशन ऑफर में, बहुत सिंपल डिफरेंसेस हैं। पहला, इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये शब्द का कहीं रेफरेंस नहीं है। वैसे तो ऑफर भी नहीं लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो वर्ड मेंशन किया है इट इज प्रपोजल। हम लोग बोलचाल की भाषा में उसको ऑफर बोल देते हैं। सो एक्ट के अंदर में इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट मेंशन्ड, एक्ट के अंदर में प्रपोजल वर्ड का डेफिनेशन दिया है। इनविटेशन टू ऑफर का इंटेंशन होता है कि सामने वाले से मुझे प्रपोजल मिल जाए, और ऑफर का इंटेंशन होता है कि सामने वाला मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में एंटर कर जाए। सीक्वेंस ऑब्वियसली पहले इनविटेशन टू ऑफर होगा, बेस्ड ऑन दैट ऑफर रिसीव होगा, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस होगा। तो सीक्वेंस क्या है? इनविटेशन का अगला स्टेप होता है ऑफर, एंड ऑफर का अगला स्टेप होता है एक्सेप्टेंस। So this is all about what exactly offer is.